21 अप्रैल 1992। सुबह सुबह एक आदमी ने हमेशा की तरह अपना न्यूज़पेपर खोला, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पहली तस्वीर पर पड़ी, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस तस्वीर में थी उसकी 15 साल की बच्ची, नंगी तस्वीरों में बिखरी हुई इज्जत के साथ, और वो बेटी जो इस वक्त घर में आराम से सो रही थी, बिना जाने कि उसका नाम दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल से जुड़ चुका है। 1992 अजमेर, राजस्थान। आपने अजमेर शरीफ दरगाह का नाम तो जरूर सुना होगा। एक ऐसी जगह जहां लोग दूर दूर से दुआ मांगने आते हैं, लेकिन इसी शहर में 1992 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इसमें 250 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को उनकी न्यूड्स फोटोज और वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल किया गया। उनको बार बार ब्रूचली रेप किया गया, उन्हें असॉल्ट किया गया, जिसके चलते बहुत सी लड़कियों ने अपनी जान तक ले ली। तो यह सब शुरू हुआ 1989 से 1990 में। सोफिया सेकेंडरी स्कूल के बाहर एक 8 स्टैंडर्ड की लड़की स्कूल के बाहर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम था फारूक चिश्ती। फारूक ने उस लड़की को अप्रोच किया और थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों के बीच एक अच्छा कनेक्शन बन गया। धीरे धीरे वो लड़की फारूक के साथ कंफर्टेबल हो गई और उसे लगा कि फारूक एक अच्छा इंसान है। कुछ ही दिनों में वो उसके साथ रिलेशनशिप में भी आ गई। फारूक उस लड़की से एज में काफ़ी बड़ा था, लेकिन उस लड़की को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो उसे दिल से चाहती थी और उस पर पूरा ट्रस्ट करती थी। वो उससे कंटिन्यू मिलने लगी बिना यह समझे कि यही ट्रस्ट आगे चल के उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। फिर एक दिन फारूक ने उसे अपने फार्म हाउस पे इनवाइट किया। वहाँ उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और उस वक्त जब वो लड़की सबसे वल्नरेबल पोजीशन में थी, तब उसने उसके कुछ फोटोज क्लिक कर लिए। उस वक्त उस लड़की को यह सब कुछ नॉर्मल लगा क्योंकि वो फारूक पर ट्रस्ट करती थी, पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनी। फोटोज क्लिक करने के बाद फारूक ने अपने ट्रू इंटेंशन शो किए। उसने उन फोटोज का यूज करके लड़की को ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। उसने उससे कहा, यह देखो, यह तुम हो ना, अभी तो यह फोटो सिर्फ मैं देख रहा हूँ, लेकिन अगर यह फोटोज तुम्हारे पूरे मोहल्ले या स्कूल में सर्कुलेट हो गए तो क्या होगा। यह सुनकर वो लड़की डर गई। अब उसके ट्रैप में वो फंस चुकी थी। आखिर वो एक 15 साल की छोटी सी बच्ची थी, वो करती भी तो क्या करती। इसके बाद फारूक ने अपना नेक्स्ट स्टेप चला। उसने उससे कहा, अगर तुम चाहती हो कि यह फोटोज तुम्हारी मैं लीक ना करूँ तो अपने स्कूल से एक और लड़की को मेरे फार्म हाउस पे लाओ, और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारी सारी फोटोज वापस कर दूंगा या सिंपली डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यह सारी फोटोज स्कूल और मोहल्ले में सर्कुलेट कर दूंगा। और यहीं से शुरू हुआ इंडिया का सबसे बड़ा स्कैंडल, अजमेर सेक्स स्कैंडल 1992, जिस पे 2023 में एक मूवी भी आई थी, लेकिन जिसे रिलीज नहीं होने दिया। तो चलिए केस पे वापस आते हैं। इस स्कैंडल का हेड था फारूक चिश्ती। फारूक अजमेर यूथ कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट था। उसके साथी थे नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, जो इस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेसेस थे। फारूक कोई नॉर्मल लड़का नहीं था, वो एक वेल नोन फैमिली से था और मोस्टली हर कोई अजमेर में उसे जानता था। फारूक का पूरा फैमिली बैकग्राउंड वायलेंस, गैंग प्रोटेस्ट, ब्लैकमेलिंग और रेप से भरा हुआ था। इन तीनों ने मिलकर एक सिस्टमैटिक प्लान बनाया। उन्होंने सूफिया स्कूल और सावित्री स्कूल को अपने टारगेट बनाया। उन्हें पता था यह गर्ल्स स्कूल है तो यह उनके लिए इजी टारगेट हो जाएगा। उन्होंने हर कदम सोच समझ के प्लान किया। वो पहले एक लड़की को अप्रोच किया, फिर उस लड़की को मजबूर करके अपनी दोस्तों अपने साथ एक और लड़की लाने के लिए कहा। अपनी दोस्त को लाओ या फिर अपनी कज़न को लाओ। फिर उस लड़की को अपने फार्म हाउस पे ले जाके उसे स्पाइक ड्रिंक उसे बेहोश करते और उसे कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में उसकी तस्वीरें लेते ताकि उसे फोर्स कर सके अपनी बातें मनवाने के लिए। तो उससे भी वही प्रॉमिस करते, अगर तुम अपनी फ्रेंड्स को लाओगी तो यह तुम्हारी फोटोज वापस कर दूंगा या डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ऐसे करके उन्होंने एक चैन बना दी। इस चैन में 250 से ज़्यादा लड़कियां फंसी, लेकिन एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता। लेकिन बहुत से लोगों को मानना है कि यह नंबर 250 से ज़्यादा था, जिसमें से बहुत सी लड़कियां तो कभी सामने ही नहीं है और बहुतों ने सुसाइड कर लिया बदनामी की डर से। ये लोग अपनी इन्फ्लुएंशियल इमेज का फ़ायदा उठाकर लड़कियों को अट्रैक्ट करते। यूथ कांग्रेस के लीडर चिश्ती फैमिली, जो अजमेर शरीफ दरगाह की खिदमत करती है, लोग उनके हाथ चूमते थे, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज की लड़कियां जो ज़्यादातर 11 से 20 साल की होती उन पर ट्रस्ट कर लेती। बिना सोचे समझे वो लड़कियों को अप्रोच करते कि कांग्रेस में ज्वाइन करा देंगे या फिर जॉब या कैश कनेक्शन दिलाने का वादा करते और उनसे पर्सनल कनेक्शन बढ़ाते। और जब उन पर ट्रस्ट करने लगती तो वो अपना दूसरा स्टेप चलते, जो था उन्हें लिफ्ट ऑफर करना, जो सबसे कॉमन था और सबसे डेंजरस भी। या लड़कियों को स्कूल जाते हुए या फिर बस स्टैंड पे ऑटो का इंतजार करते हुए उनको वैन में रोक लेते, चलो तो मैं आगे तक ड्रॉप कर दूंगा, घर पे या स्कूल पे। रास्ते में कांग्रेस के फॉर्म भर लेंगे या बात कर लेंगे फ्यूचर की। फिर यह उन्हें सीधा अपने फौज सागर रोड के बंगलों पे ले जाते पार्टी के बहाने। वहाँ पहुँचते ही ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला के उन्हें बेहोश कर दिया जाता और ये बारी बारी उसका रेप करते, उसका मुंह दबाकर उसके धमकाते कि चुप रहे वरना तुझे जान से मार देंगे, तेरी फैमिली को मार देंगे चाहे। उसके बाद उसकी न्यूड हालत में फोटोज लेते, प्राइवेट पार्ट एक्सपोज करते हुए ताकि ब्लैकमेल कर सकें।
फिर उन्हें फोर्स किया गया अपनी सहेलियों को लाने के लिए या फिर उनसे भाई या दोस्त बोलकर इंट्रोड्यूस करने के, ताकि नई लड़कियां सस्पिशियस ना हो। वो विक्टिम्स की सहेलियों को इसी तरह बुलाते, वो विक्टिम्स को ब्लेम करते कि अपनी सहेली को लाए, और विक्टिम ऐसा ही करते बदनामी के डर से। वो कहती मेरे भाई लोग पार्टी कर रहे हैं अपने फार्म हाउस पे, चला पॉलिटिकल्स बातें होंगी, मजा आएगा, और वो उनकी बातों में आ जाती। वहाँ फारूक, इशरत, शमसुद्दीन, उत्तन, सोहेल और नफीस उनका गैंग रेप करते, एक के बाद एक टाइम लेते, उनकी रोने की आवाज़ें रिकॉर्ड करते। ऐसे ही इनकी एक विक्टिम थी, एक 18 साल की लड़की जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, क्लास 8 ड्रॉप आउट और थोड़ी मेंटल इलनेस वाली। उससे दोस्त ने उसे बहलाकर एक सुनसान बिल्डिंग पे ले गया, चला तुझसे कुछ बात करनी है, और वहाँ जाकर उसने उसका सबसे पहले अकेले रेप किया। फिर 7-8 दोस्तों को और बुलाया, नफीस, जमीर, टार्जन, सोहेल, सबने एक एक बारी बारी उसका रेप किया। एक रेप कर रहा होता तो दूसरा उसकी फोटो से वीडियोस बना रहा होता। असॉल्ट के बाद नफीस ने उसे 200 रुपये दिए लिपस्टिक खरीदने को, जैसे वो कोई चीज़ हो जो खरीदी गई हो। वो लड़कियों को फिजिकली नहीं मेंटली तौर पर तोड़ती। यह लड़कियाँ किसी को यह बता भी नहीं सकती थी, वरना लोग उन्हें ही ब्लेम करते। लोग तो आज भी जब कोई ऐसा केस सामने आता है तब भी लड़की के करेक्टर पे सवाल उठाते हैं। ये तो 1992 की बात है, और यह सब ऐसे ही कंटिन्यू रहा। एक लड़की दूसरे को लाती, दूसरे तीसरे को, और इस तरह ये चेन बन गई जिसमें 250 से ज़्यादा लड़कियां फंसी। क्योंकि यह 1991 का केस है तो रिपोर्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन ज़्यादातर न्यूज़ आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स कहते हैं कि सारी लड़कियां सोफिया स्कूल या सावित्री स्कूल से थी, लेकिन कुछ स्कूल के बाहर की भी थी। लेकिन बहुत बार ये तीनों वही लड़कियों को बार बार बुलाते, उनके साथ रेप करते। इस कंटिन्यूस अब्यूज और आइसोलेशन की वजह से लड़कियां अंदर से टूटने लगी, जो दर्द वो किसी के शेयर भी नहीं कर पाती थी। उसकी वजह से कुछ ने तो खुदकुशी तक कर ली। अब सुसाइड शुरू होने के बाद स्कूल में और पेरेंट्स के बीच एक बात फैलने लगी कि यह सेम स्कूल की लड़कियां इनकी सुसाइड कर रही हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस टाइम तक और भी लोग फारूक के साथ जुड़ गए, जो मिलकर अलग अलग दिनों में लड़कियों का रेप करते। ज़्यादातर वो आम लोग थे, लेकिन बहुत से पॉलिटिशियन भी थे। इसी टाइम में एक आदमी ने नेगेटिव्स को डेवलप करवाने के लिए फोटो लैब में दिया, जिसमें टाइम लगता था क्योंकि उस टाइम रील वाले कैमरे यूज होते थे, इनमें रील यूज होती थी। उस फोटोग्राफर्स ने फोटोज अपने दोस्तों को दिखाए, फिर वो फोटो दोस्तों ने आगे सर्कुलेट की, और धीरे धीरे यह पिक्चर पेरेंट्स और समाज तक पहुंच गई। पेरेंट्स ने देखा, लोगों ने कहा है कि हमारे बच्चे मॉलेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद भी यह केस कभी पब्लिक तौर पर कभी प्रॉपर्ली सामने नहीं। अगर आप इस केस के बारे में आप सर्च भी करोगे तो आपको कोई पुरानी वीडियोस या वीडियो फुटेज नहीं मिलेगा इस न्यूज़ का। इस केस का ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन एक बुक से के थ्रू हुआ है, और विकिपीडिया में कुछ विक्टिम्स ने अपनी स्टोरी सुनाई है। इस केस के न्यूज़ में न आने के पीछे 3 मेन रीज़न थे। पहले, लड़कियों की फैमिली डर गई कि अगर न्यूज़ में यह केस आया तो उनकी फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। दूसरी चीज़ यह थी फारूक चिश्ती का फैमिली बैकग्राउंड, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, कोई उनसे उलझना नहीं चाहता। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, अगर यह केस सामने आता तो काफ़ी बड़े दंगे हो जाते, और पॉलिटिशियन इसे हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर देते हैं, और यह केस अपने मेन मुद्दे से भटक जाता और हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो जाता, और उसका फायदा सिर्फ पॉलिटिशियन उठाते हैं। यह सब कुछ 1990 से 1992 तक चलता रहा। हर हफ्ते नई लड़कियां, ज़्यादातर सोफिया और सावित्री स्कूल से, और इन लड़कियों में सिर्फ मिडिल क्लास ही नहीं बल्कि रिच फैमिलीज की भी लड़कियां थी, जो इनका इन्फ्लुएंस और पावर देख के अट्रैक्ट हो जाती थी। वो कभी उनसे फॉर्म भरवाते कांग्रेस के, कभी फोटोज मांगते ताकि लेजिटिमेट लगे, कभी वीडियो टेप दिखाने के बहाने वेयर हाउस पे ले जाते। इनिशियल इंटरेक्शन स्वीट होते हैं, लेकिन इंटरेक्शन अलग थे। ब्लैकमेल से साइकिल बढ़ता गया, पुरानी विक्टिम्स नहीं लाती, और यह साइकिल बढ़ता चला गया, जिनमें अब काफी बड़े बड़े लोग भी शामिल हो गए थे, पुलिस ऑफिसर, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स था। लेकिन फिर यह 1992 शुरू हुआ। फरवरी मार्च में एक लोकल फोटो लैब के रील डेवलपर, जिसका नाम नसीम था, जो चिश्ती गैंग के फोटोज डेवलप करता था, अपने पड़ोसी देवेंद्र जैन से पोस्ट कर रहा था, देख बड़े बड़े घरों की लड़कियां, चिश्ती लोग ये फोटोज भेजते हैं डेवलप कराने को। लड़कियां बनी हुई होती, मुंह दबाए, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। देवेंद्र जैन, जो BHP विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, यह सब सुनकर शॉक हो गए। उन्होंने चुपके से इन सबकी फोटोज कॉपीज बना ली, जो क्लियर, एक्सप्लिसिट और हॉरिफाइंग थी, जहां विक्टिम्स की बॉडीज के हाथ घुसाए हुए के मार्क साफ साफ, और अक्यूज्ड के चेहरे भी कुछ चैन नहीं है। कॉपीज पहले लोकल BHP वर्कर्स को दी, जो तुरंत पुलिस को फॉरवर्ड कर दिए ताकि इनिशियल इंक्वायरी स्टार्ट हो, लेकिन पुलिस ने दबाया, क्योंकि अक्यूज्ड की कांग्रेस कनेक्शन और दरगाह खरीद होने के डर था कम्युनल टेंशन का। केस को सेंसिटिव इशू कहकर कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया, लेकिन मेन रीजन कुछ और था, क्योंकि अगर यह केस सामने आता तो और भी पॉलिटिकल लीडर्स के नाम सामने आते। लेकिन फिर आज संतोष रियल लाइफ सुपर हीरो, दैनिक नवज्योति के रिपोर्टर, उन्हें जब इन फोटोज के बारे में पता चला तो उन्होंने देवेंद्र जैन से वो पिक्चर ले ली, और 21 अप्रैल 1992 को पॉलिटिकल प्रेशर से अवेयर होने के बाद भी उन्होंने ये फोटोज न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दी। और जैसे ही यह न्यूज़ प्रिंट हो गई, अगले दिन अजमेर में लॉकडाउन लग गया, दंगों का माहौल बन गया। पॉलिटिशियन ने इस स्कैंडल को हिंदू मुस्लिम इशू में तोड़ दिया, और विक्टिम्स की आवाज़ फिर से दब गई।
पब्लिश्ड फोटो ब्लर थी। एक में हाफ नेक लड़की, दो आदमी उसके आस पास खड़े थे। एक हाथ उसके मुंह पर, दूसरा हाथ उसके चेस्ट पर, जैसे वो चीखने की कोशिश कर रही है। जैसे यह केस पर प्रिंट हुआ, संतोष गुप्ता को धमकियां मिलने लगी, चुप हो जा वरना तेरी फैमिली को उड़ा देंगे। लेकिन संतोष गुप्ता नहीं रुके। एडिटर दीनबंधु चौधरी ने उनका फुल सपोर्ट किया। इसी बीच एक रिपोर्टर थे मदन सिंह, जिन्होंने इस केस को स्पॉटलाइट में बनाए रखा। उस समय जब बाबरी मस्जिद डिमोलिटेशन की न्यूज़ हर जगह छाई हुई थी, इसलिए अजमेर स्कैंडल आसानी से दबाया जा सकता था। उन्होंने बिना डरे सभी अक्यूज्ड के चेहरे बिना ब्लर के न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आए। लेकिन न्यूज़ प्रिंट करने के बाद 4 सितंबर की रात मदन सिंह के साथ वियर्ड चीज़ें होने लगी। उन्हें एक मारुति वैन काफ़ी टाइम से उसको फॉलो कर रही थी। उस टाइम से जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा कि क्या हो रहा है, तभी फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठे आदमी ने विंडो से बाहर हाथ निकाला और उन्हें शूट कर दिया। गोली उनके हिप पे लगी और मदन सिंह इस बुलेट के बाद चल नहीं पाए और खुद को बचाने के लिए वो नियर बाय ब्रूक में कूद गए। यहाँ उनकी आवाज़ सुन के या फिर गन की आवाज़ के आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और वो मारुति वैन ड्राइवर भाग गए। मदन सिंह को हॉस्पिटल ले जाया गया। वो बहुत बुरी कंडीशन में थे। अब न्यूज़ आने के 2 दिन हो चुके थे और मदन सिंह को गोली लग गई थी। तो इस इंसिडेंट के 2 बाद हॉस्पिटल में अराउंड 11 AM 6 से 7 लोग बाहर आए। इसमें भी वहाँ पे था मदन सिंह के प्रोटेक्शन के। लेकिन फिर भी उन 6-7 लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर घुस के मदन सिंह को बेड पे गोली मार दी, क्योंकि शायद लोग कहते हैं कि उन्होंने एक विक्टिम को गैंग लीडर की बहन के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया था। मरने से पहले मदन सिंह ने लोकल माफिया सवाई सिंह और कांग्रेस MLA राजकुमार जयपाल का नाम लिया, जिसने इस केस को पॉलिटिशियन से कनेक्ट कर दिया। लेकिन फिर 2012 तक लैक ऑफ एविडेंस के चलते इन किलर्स को फ्री कर दिया गया। बट इन अ ड्रामेटिक ट्विस्ट, मदन सिंह के बेटों ने जनवरी 2023 में सवाई सिंह को उसका रिजॉर्ट में गोली मार दी और 31 साल बाद इस केस को फिर से चर्चाओं में लाया। वापस केस पे चलते हैं। तो यह सब चल ही रहा था, तभी संतोष गुप्ता ने अपनी सेकंड रिपोर्ट पब्लिश की 15 नवंबर 1992 को। इस पर और भी इमेज पब्लिश की। लड़कियां नंगी, बंधी हुई, जेनिटस एक्सपोज, रेप के बाद की हालत में दिखती। यह देखकर पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर लोग चिल्लाने लगे, इंसाफ दो, यह लोग हमारी बेटियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। 18 मई 1992 को पूरा अजमेर बंद हो गया। 3 दिन का बंद। सड़कों पर हजारों लोग उतरे। स्कूल की लड़कियां यूनिफॉर्म में, मासूमियत को बचाओ, चिश्ती गैंग को सजा दो। BHP ने लीड प्रोटेस्ट किया। कम्युनल टेंशन बढ़ गया क्योंकि विक्टिम्स हिंदू थे और अक्यूज्ड मुस्लिम बैकग्राउंड से। दंगों के डर से पुलिस पहले से अलर्ट हो गई। यह प्रोटेस्ट और मीडिया प्रेशर से पुलिस को मजबूर होना पड़ा और तब दीनबंधु चौधरी ने रिवील किया कि लोकल पुलिस को नियरली 1 साल पहले से इस केस के बारे में पता था। होम मिनिस्टर दिग्विजय सिंह ने भी फोटोज देखे थे, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर से इग्नोर किया क्योंकि फारूक चिश्ती और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट था। 18 मई के बंद के बाद गंज पुलिस स्टेशन में फाइनली FIR दर्ज हुई 8 लोगों के खिलाफ। फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, टार्जर, अनवर चिश्ती, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल नदी और जाहुर चिश्ती। IPC के सेक्शन 360 अबडक्शन, 376 गैंग रेप, 354 असॉल्ट और 120 कॉन्स्पिरेसी। ये FIR लीक फोटोज के बेस पे थी, जहां एविडेंस में वो एक्सप्लिसिट पिक्स थी जो लड़कियों को आइडेंटिफाई करने में मदद की। ब्लैकमेल्स के प्रूफ। इन्वेस्टिगेशन CID को दी गई। सितंबर 1992 तक 18 अक्यूज्ड के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो। पर शॉकिंग बात यह थी, 250 विक्टिम होने के बावजूद सिर्फ 32 लड़कियां सामने आई और उन्होंने पुलिस स्टेशन में लड़कों को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने हमें मॉलेस्ट किया। लेकिन यहाँ सिर्फ 32 लड़कियां क्यों थी? यह कोई पूछने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है हम इंडिया में रहते हैं और जब भी कोई लड़की पुलिस स्टेशन जाती है तो उसे विक्टिम में सस्पेक्ट बनाया जाता है। उन्हें बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं। उन्हें पुलिस बार बार उनसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, उन्हीं पर ब्लेम करती है और वो शायद सब सही थी। अभी तो ये 32 साल बाद भी है, केस आज भी कंटिन्यू हुआ। और जैसे मैंने बताया, बहुत सारे पॉलिटिशियन ने भी इन लड़कियों को मॉलेस्ट किया था, तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे। तो जब ये लड़कियां आगे आई तो पॉलिटिशियन ने लड़कियों को धमकाना शुरू कर दिया और ब्लैकमेल करना शुरू किया। कहा उनकी फैमिलीज को मार दिया जाएगा। तो बहुत सी लड़कियां इसकी वजह से बैकआउट हो गई। 32 में से सिर्फ लास्ट में 2 लड़कियां एंड तक बची और इन 2 लड़कियां अपने स्टैंड पे लास्ट तक खड़ी रही। उन्होंने रिपोर्ट फाइल की और डर और हैरेसमेंट के दिनों के बाद भी वो अपने स्टेटमेंट से नहीं ली। पुलिस ने नवज्योति न्यूज़पेपर में मेंशन लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया। पुलिस ने 2 दिनों में 12 लोगों को अरेस्ट, इनमें से 8 अजमेर से भाग गए और आज तक वो पकड़े नहीं गए। यह सब 1992 में शुरू हुआ था, लेकिन ट्रायल्स 3 फेज में हुआ। पहला 1998 में, दूसरा 2007 में, तीसरा 2024 में। इस टाइम तक बहुत सी लड़कियां अपनी जिंदगी ले ली, बहुत सी फैमिली ने अजमेर छोड़ दिया और इन सालों में ऑलमोस्ट बहुत से क्रिमिनल भाग गए। फाइनली 1998 में कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन सुनाया। जो भी लोग पकड़े जाएंगे या पकड़े जाने वाले हैं, उन सबको रेप और अबडक्शन के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। सारे प्रूफ होते हुए भी कोर्ट को 6 साल लगे डिसीजन के लिए। सारी फैमिलीज खुश हो गई, लेकिन केस यहीं खत्म नहीं हुआ।
इस केस के बाद भी वो फैमिली जो इस केस से मूव ऑन करना चाहते थे वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाई। जब भी वो कभी शादी के लिस्ट ले जाते सबसे पहले उनका फोटोज चेक कराए जाते कि कहीं इस लड़की का नाम सेक्स स्कैंडल से नहीं जुड़ा। और जिन लड़कियों की शादी हो गई थी जब फोटोज पब्लिक हुई तो उनको भी डिवोर्स दे दिया गया। उनके पति को पता चला कि वो इस केस से लिंक्ड हैं, बहुतों ने सुसाइड कर ली और काफी का कुछ पता ही नहीं वो आज कहाँ है। वो जी रही थी लेकिन सोसाइटी ने उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं किया और जो भी विक्टिम थे वो कभी हैप्पीली नहीं रही। और सबसे बुरा पार्ट यह है कि केस का जो मास्टरमाइंड था फारूक चिश्ती वो इस केस से निकल गया 1993 में। फारूक के लॉयर ने कोर्ट में पेपर से प्रूव किया कि फारूक की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। फारूक चिश्ती कोर्ट में मैनियक की तरह बिहेव कर रहा था और यहाँ से है कि इस वियर्ड टर्न लेता है। सडनली वो लोग जो पनिशमेंट पा रहे थे 1998 में उनमें से 4 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट से सिर्फ 10 साल की जेल में बदल दिया गया। जेल में जो थे वो भी एक एक करके बाहर आने लगे, बेल पे बाहर आ रहे थे और तीनों चिश्ती फारूक, नफीस और अनवर, पुलिस ने उन्हें कभी अरेस्ट ही नहीं किया। मेन कल्प्रिट फ्रीली घूम रहे थे, सबको सच पता था। इवन कोर्ट में बैठा जज को भी सच पता था कि इन सब के पीछे कौन है, लेकिन फिर भी मेन कल्प्रिट अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे थे। और हम बस इस बात पे प्राउड करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। खैर छोड़ो, वापस केस पे आते हैं। फिर दूसरा ट्रायल 2007 में शुरू हुआ। कोर्ट ने फारूक चिश्ती को फिर से कल्प्रिट डिक्लेयर किया और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, लेकिन अभी खुश होने की बात नहीं है। 2013 में हाई कोर्ट ने कहा कि फारूक चिश्ती को इनफ पनिशमेंट हो चुका है, अब उसे बॉदर नहीं करना चाहिए और उसे बेल मिल जानी चाहिए। हाँ, और उन लड़कियों को पूछने की 32 साल से सफर कर रही थी। फारूक चिश्ती आज भी अजमेर में रहता है। हाँ, उसके पास अभी भी सारी पावर्स है और लोग अब भी उससे डरते हैं, बल्कि और ज्यादा डरते हैं। फिर पूरे 32 साल बाद अजमेर केस में एक न्यू टर्न आया। जब यह स्कैंडल हुआ था तब विक्टिम्स उस वक्त माइनर्स थी। अगस्त 2024 में यह पॉक्सो 8 के अंदर इसका ट्रायल हुआ। अजमेर के पॉक्सो कोर्ट में 6 बचे हुए अक्यूज्ड नफीस, नसीम, सलीम, इकबाल, सोहेल, शाहिद जमीर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। हर एक पर 3 लाख का फाइन भी लगाया गया। इसके बाद इसका आधा हिस्सा विक्टिम को कंपनसेशन के तौर पर दिया जाएगा। 2003 से 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने की पुरानी सजाएं 10 साल तक कम कर दी थी ताकि वो टाइम सर्व के बेसिस पर रिलीज हो सके। अगस्त 2025 में राजस्थान हाई कोर्ट ने 4 लोगों को सेंटेंस सस्पेंड कर दिया और बेल मिल गई। कुछ केसेस में एविडेंस भी थे या उन्होंने पहले ही ज्यादा समय जेल में बिताया था। एक अक्यूज ने 1998 में सुसाइड कर ली और एक अभी यूएस में भाग। अब अक्टूबर 2025 में 2024 सेंटेंस कैरेस्ट अपील राजस्थान के हाई कोर्ट पर पेंडिंग पड़ी है। जल्दी हियरिंग होने वाली है। सर्वाइवर अभी फास्ट रेजोल्यूशन और बेटर रिहेब के लिए लड़ रहे हैं और विक्टिम और माइनर से दादी और नानी बन चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक जस्टिस नहीं मिला और उन्हें अभी भी कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्डिक्ट में कुछ सर्वाइवर्स को थोड़ा क्लोजर मिला, लेकिन पूरी प्रोसेस ने उन्हें फिर से ट्रॉमा का सामना करने पर मजबूर कर दिया।